दोस्तों ये है साउथ अमेरिका के त्रिनिदाद में मौजूद एक ऑयल रिफाइनरी। इसके अंदर मौजूद है एक लंबी पाइपलाइन और इस पाइपलाइन में फंसे हुए हैं 5 लोग जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दोस्तों इस ऑयल रिफाइनरी में हुआ ये भयानक एक्सीडेंट हमें यही बताता है कि ऑयल रिफाइनरी में काम करने वाले वर्कर्स की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इन वर्कर्स को हार्श एनवायरनमेंट, टॉक्सिक गैसेस और हैवी मशीनरी के बीच 12 से 14 घंटों तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। इन सब के बावजूद भी इनकी जिंदगी हमेशा रिस्क में रहती है और एक अनजाना खतरा इनके सिर पर मंडराता रहता है। ऐसे ही इंडिया से भी बहुत सारे यूथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाकर ऑयल रिफाइनरीज में काम करते हैं और वहां की हार्श वेदर, अनफेमिलियर लैंग्वेज और टफ वर्क कंडीशन को फेस करते हैं। दोस्तों ऐसे ही फरवरी 2022 के दिन दक्षिण अमेरिका के LMCS ऑयल रिफाइनरी कंपनी में 5 वर्कर्स के साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से ये लोग क्रूड ऑयल से भरे पाइप में फंस जाते हैं। क्रूड ऑयल की वजह से 5 वर्कर्स की आंखों में जलन और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अंधेरे चिपचिपे पाइपलाइन में फंसे ये सभी लोग चिल्ला चिल्लाकर और पाइपलाइन को हिट करके मदद की गुहार लगा रहे थे। दोस्तों साउथ अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी में हुआ ये एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इन लोगों ने पाइपलाइंस में सरवाइव करने के लिए क्या क्या किया और कितने लोग इस एक्सीडेंट से रेस्क्यू होकर बच पाए। आइए समझते हैं इसी परिया डाइविंग हादसे को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के त्रिनिदाद में परिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी नाम की एक फ्यूल कंपनी मौजूद है। 25 फरवरी 2022 के दिन इस कंपनी के 5 वर्कर्स अपने डेली शेड्यूल के तहत रोज की तरह रिफाइनरी पाइपलाइन की मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। ये 5 वर्कर्स थे फैजल कुर्बिन, काजिम अली, यूसुफ हेनरी, ऋषि नागासर और क्रिस्टोफर बुड्रैम। ये सभी के सभी रिफाइनरी पाइपलाइंस के उस हिस्से में काम कर रहे थे जहां से क्रूड ऑयल को ऑयल रिफाइनरी तक भेजा जाता था। दरअसल इस पाइपलाइन की 2 साइड्स थी, बर्थ 5 और बर्थ 6। ऑयल टैंकर्स क्रूड ऑयल को बर्थ 5 में डालते थे, जिसके बाद ऑयल यू शेप पाइप से होते हुए बर्थ 6 की तरफ जाता था। बर्थ 6 क्रूड ऑयल को ऑयल रिफाइनरी में भेजता, जहां पर ऑयल को रिफाइन करने का काम किया जाता था। दोस्तों उस दिन ये 5 वर्कर्स पाइपलाइन के जिस हिस्से में काम कर रहे थे वो था बर्थ 6। इन सभी को मिलकर पाइपलाइन के इसी हिस्से पर एक रबर प्लग को निकालना था, जिसे कंपनी ने 2 हफ्ते पहले ही लगाया था। बर्थ 6 पानी के अंदर मौजूद था, इसलिए इस हिस्से पर काम करने से पहले यहाँ पर एक स्पेशल चैम्बर को लगाया गया था जो 8x8 का एक स्क्वायर बॉक्स था, जिसे हैबिटेट बेल कहा जाता है। इस हैबिटेट बेल के अंदर पानी को रिमूव करके हवा का वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि वर्कर्स इजीली अपने काम को अंजाम दे सकें। उस दिन भी ये 5 वर्कर्स अपने काम को हैबिटेट बेल के अंदर पूरा कर रहे थे और रबर प्लग को निकाल रहे थे। ये प्लग पूरी तरह से सील्ड था जो पाइप में पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता था। अब वर्कर्स रिंच की मदद से वॉल्व को खोलने का काम शुरू करते हैं और जैसे ही वॉल्व को खोलकर लूज किया जाता है वैसे ही पानी के जोरदार प्रेशर की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जो 5 के 5 वर्कर्स को पाइपलाइन के अंदर खींच लेता है। दरअसल उनके चैम्बर में पानी का एक बवंडर क्रिएट हो गया था जो उन सभी को पाइपलाइन के बीचों बीच लापटकता है। दोस्तों ये सभी कुछ 1 मिनट से भी कम समय में हुआ। ये सभी लोग पाइपलाइन के उस हिस्से में आकर रुके जहां एयर पॉकेट बना हुआ था, जिससे कि वो लोग वहां सांस ले सकते थे। क्रूड ऑयल से लथपथ 5 वर्कर्स अंधेरे में एक दूसरे को बुला रहे थे। पानी के जोरदार प्रेशर के नीचे आते वक्त वो सभी जोर जोर से पाइपलाइन के अंदर टकराए थे, जिसकी वजह से उन सभी की बॉडी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। टूटी हुई हड्डियों और क्रूड ऑयल की वजह से आंखों में जलन को झेलते हुए सभी को लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन हिम्मत करके सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग धीरे धीरे रेंगते हुए बर्थ 6 तक जाएंगे जहां से वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन पाइपलाइन में ऑयल होने की वजह से वो लोग लगातार स्लिप हो रहे थे। घंटों तक कोशिश करने के बाद भी वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाए। वो लोग बुरी तरह जख्मी थे और क्रूड ऑयल की वजह से उनकी नाक और आंखें भी जल रही थी। पाइपलाइन के अंदर बीतता हर एक घंटा उनके लिए स्लो टॉर्चर बनता जा रहा था। दोस्तों बर्थ 6 की डायरेक्शन में सबसे आगे क्रिस्टोफर और काजिम थे, फिर बीच में यूसुफ और ऋषि और आखिर में फैजल था। आगे की तरफ बढ़ते हुए एयर पॉकेट कम होता जा रहा था और अब सांस लेने के लिए सिर्फ 6 इंच जितनी जगह बची हुई थी।
सबसे आगे होने की वजह से क्रिस्टोफर और काजिम इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। सभी ने आपस में डिसाइड किया कि ये दोनों जल्दी से आगे बढ़ते रहेंगे और बाहर निकलकर मदद लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ दूरी तक आगे बढ़ते हुए काजिम की हालत नाजुक हो जाती है। अब उन दोनों में से क्रिस्टोफर अकेले आगे बढ़ता है और वो काजिम से वादा करता है कि बाहर निकलकर वो मदद ले आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्रिस्टोफर एक और एयर पॉकेट तक पहुंचता है और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, जिसे देखकर उसके अंदर हिम्मत आ जाती है क्योंकि इनका इस्तेमाल अब वो बाहर निकलने के लिए कर सकता था। दोस्तों, ये वही ऑक्सीजन सिलेंडर थे जो ये लोग अपने साथ लेकर आए थे और अंदर खींचते वक्त ये सिलेंडर भी नीचे पाइपलाइन तक पहुंच गए थे। लगभग 2 घंटे तक लगातार 50 फीट तक स्विमिंग करने के बाद आखिरकार क्रिस्टोफर बर्थ 6 तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाकर आवाज देता है। होल के पास मौजूद लोग उसे ऊपर खींचकर रेस्क्यू कर लेते हैं। ऊपर पहुंचकर क्रिस्टोफर सभी को नीचे फंसे बाकी 4 लोगों के बारे में बताता है, लेकिन क्रिस्टोफर बुरी तरह जख्मी था। उसकी हालत बहुत खराब थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। दोस्तों, क्रिस्टोफर की बात सुनकर ऊपर मौजूद लोगों को भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि नीचे अब शायद ही कोई जिंदा होगा, लेकिन वो लोग अब डाइविंग सूट लेकर पानी में उतरते हैं और पाइपलाइन को बाहर से टैप करते हुए चेक करते हैं। इसके बदले अंदर फंसे लोग भी पाइपलाइन में टैप करते हैं, जिसकी वजह से बाहर मौजूद लोगों को उन सभी की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटना में अब अंदर फंसे सभी वर्कर्स जानते थे कि बाहर लोगों को उनके यहाँ पर होने का पता चल चुका है और अब वो जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं। रेस्क्यू की उम्मीद में अंदर फंसे सभी वर्कर्स की हालत खराब होती जा रही थी। पाइपलाइन के अंदर ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, जिसके कारण सभी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और उनका दम घुटा जा रहा था। लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया। लगभग 48 घंटे बीतने के बाद फाइनली रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है। नेवी डाइवर्स और स्पेशलाइज्ड अंडर वाटर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। कैमराज, सोनार और एडवांस अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही डाइवर्स अंदर तक पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सभी सहम गए। पाइपलाइन में फंसे सभी के सभी वर्कर्स मर चुके थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इस खबर के फैलते ही पब्लिक भड़क उठी। मीडिया, सोशल मीडिया और लोकल कम्युनिटीज सभी लोग कंपनी पर सवाल उठाने लगे। सभी का कहना था कि जब अंदर फंसे लोगों की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी तो तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इस पर परिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी का कहना था कि यह सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। वो लोग अंदर की कंडीशन को नहीं जानते थे, इसलिए वो बाकी डाइवर्स को अंदर भेजकर उनकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। कंपनी का कहना था कि कुछ वक्त बाद अंदर से सिग्नल्स और आवाजें आने बंद हो चुकी थी, लेकिन कंपनी के कुछ कर्मचारियों का कहना था कि अंदर फंसे वो लोग 2 दिन तक जिंदा थे और 2 दिन तक उनकी आवाजों को भी सुना गया। सोचिए दोस्तों, अगर यह बात सच है तो 2 दिन तक रेस्क्यू की उम्मीद में वो लोग तड़प तड़प कर मर गए होंगे। त्रिनिदाद के लोग कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। इस हादसे में मर गए वर्कर्स के विक्टिम्स ने भी जस्टिस के लिए कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर को देखते हुए त्रिनिदाद एंड टोबैगो की गवर्नमेंट ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें पता चला कि परिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी ने डाइवर्स के लिए सही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए थे और न ही उन्होंने दुर्घटना के बाद प्राइवेट डाइवर्स की हेल्प ली। इंक्वायरी रिपोर्ट में निकलकर सामने आया कि अगर टाइम पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता तो कम से कम और 3 लोगों की जान को बचाया जा सकता था। क्रिस्टोफर बुड्रैम, जो इस पूरी घटना का एकमात्र सर्वाइवर था, आज भी उस दिन की घटना से उभर नहीं पाया है। उसने अपने इंटरव्यूज में इस हादसे के बारे में कहा था कि कैसे नर्क से भी बदतर हालत उस पाइपलाइन में थी, जहां उसने अपने करीबी दोस्तों को खोते हुए देखा। उसका कहना था कि अगर वो कुछ और मिनट वहां रुकता तो वो भी अपने साथियों के साथ इस दुनिया से चला जाता। लेकिन इस हादसे के बाद क्रिस्टोफर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। उसका मानना था कि भगवान ने उसे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा है और आज वो वर्कर सेफ्टी और डाइविंग ऑपरेशंस के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता है। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ इस दुर्घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि मुद्दा है उन वर्कर्स का जो अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। ये मुद्दा उस सिस्टम फेलियर का है जो अपने वर्कर्स की जान की कोई वैल्यू नहीं रखता। दोस्तों, आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।